तो आज आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है। तो इसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था, फैराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे। तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट बेसिक किस लिए हुआ था? क्योंकि ओस्टेड ने ये बताया था कि जब ओस्टेड ने नहीं बताया था, ओस्टेड के पहले प्रोफेसर गिलबर्ट ने बताया था कि मैग्नेट होने के लिए क्या ज़रूरी है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में अलाइन हो। जब सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में होंगे तो उस प्रॉपर्टी, उसकी वजह से मटेरियल में एक प्रॉपर्टी आती है। मटेरियल में प्रॉपर्टी आने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन में होना। और इलेक्ट्रॉन में जब एक इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में आ जाएंगे तो उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ गई। और कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ गई। ये गिलबर्ट ने बताया। तो ओस्टेड ने सोचा कि अगर सब इलेक्ट्रॉन एक तरफ होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी। और करंट किसी वायर में फ़्लो तभी करेगा जब एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की नॉन ज़ीरो होगी। और एवरेज वेलोसिटी नॉन ज़ीरो तभी होगी जब रैंडम मोशन नहीं होगा। और रैंडम मोशन अगर नहीं है तो इसका मतलब एक डायरेक्शन में है, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में हो गए, करंट आ गई, तो इसका मतलब वो मैग्नेट भी बन रहा होगा। तो इसी बात को बायट सावर्ट और एम्पियर ने प्रूफ किया कि हाँ, मैग्नेट बनेगा और उसकी अपनी फील्ड होगी। इसके बाद फिर जब फील्ड हमें पता चल गया कि उसमें फील्ड होगी, तब फिर हम लोगों ने मैग्नेट बनाने के लिए लूप को क्लोज़ कर दिया। और जब क्लोज लूप में करंट फ्लो करने लगी तब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई, जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ है। जैसे मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है? मास है, हाँ, 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड है। क्यों 24 कैरेट गोल्ड अच्छा है? क्यों महंगा है? क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना, उसमें मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो महंगा है। 480 कैरेट का डायमंड रखा है ब्रिटेन में, उसको हमारे देश का डायमंड ले गया उठा के, उसको ले आना चाहते हैं। क्यों वो अच्छा है? क्यों वो महंगा है? क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अब डेंसिटी बहुत ज़्यादा इसलिए उसमें चमक है, गोल्ड में इसीलिए तो चमक है। तो डेंसिटी जब ज़्यादा होगा तो चमक आएगा। ऐसे ही जब नॉलेज ज़्यादा होगा, ज्ञान हो जाएगा, तो आपके अंदर भी एक प्रॉपर्टी और आएगी, चमक बढ़ जाएगा, शरीर की वैल्यू बढ़ जाएगी। जहाँ रहेंगे वहीं आपकी अपना एक इमेज होगा, एक आपका आभा मंडल होगा, प्रभा मंडल होगा। आपके इन्फ्लुएंस में जो आएगा वो भी सुधर जाएगा, वो भी एक डायरेक्शन में हो जाएगा। तो बच्चों, ये कैरेक्टर है। हर चीज़ की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। ऐसे मैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ क्या है? डाइपोल मोमेंट। मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है? डेंसिटी या मास। तो हम लोगों ने क्या किया? लूप को क्लोज़ कर दिया। जब लूप को क्लोज़ कर दिया तो मैग्नेट बन गया, उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया। इसके बाद फिर मैंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में घूमने टहलने लगा, टार्क वर्क निकाल लिया। ये सब हो रहा था। तो उसी बीच में फैराडे ने ये सोचा कि अगर करंट से आज हम मैग्नेट बना ले रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि इस मैग्नेट के कारण, अगर करंट के कारण मैग्नेट बन जा रहा है तो इस मैग्नेट के कारण करंट भी बन जाए। यही उन्होंने सोचकर एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या पाया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स तो होना चाहिए, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो होना चाहिए। अगर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो होगा ही होगा। अगर मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही होगा। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी बातें आपके दिमाग में तो, कान में तो जा ही रही हैं, लेकिन उस कान में जाने से आपका भला नहीं होगा। जब उसको आप तर्क वितर्क करने लगेंगे अपने मन में, तब भला होगा।
कि मेरी बात आपके कान में जा तो रही है, लेकिन आप उस पर तर्क करो, वितर्क करो, तर्क करो, वितर्क माने कुतर्क करो, ऐसा है क्यों, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तब आपको ज्ञान आने लगेगा, तब आपको चीज़ें आने लगेंगी, तब आपको समझ में आने लगेगा, तब आपका अपना ओरिजिनल नॉलेज, आपका अपना ओरिजिनल जो ब्रेन है वो एक्टिव होगा। जब एक्टिव होगा तो फैराडे जैसे आप भी कोई नया काम कर लेंगे, आपके नाम से भी लोग जानने लगेंगे, आपकी वजह से भी लोग चीज़ों को सीखने लगेंगे, उसमें आपका अपना लॉजिक हो जाएगा। तो बस यही बात है कि मैग्नेटिक फ्लक्स है, लेकिन होने से कुछ नहीं होगा, जब उसमें बदलाव होगा तब कुछ होगा। तो फैराडे ने क्या समझाया कि मैग्नेटिक फ्लक्स हो और साथ साथ उसमें बदलना हो। अगर वो बदल रहा होगा तो करंट आ जाएगा, और वो करंट कितनी आ जाएगी, आज हम लोगों को वही पढ़ना है। बैटरी बन जाएगी, बैटरी कितने वोल्ट की बन जाएगी, आज वही पढ़ना है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि वो रियल में बैटरी है नहीं, वो बन रही है इंड्यूस ईएमएफ। रियल में कोई हमने बैटरी वैटरी तो लगाई नहीं कि हम रियल करंट देखेंगे, लेकिन करंट मिल रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंड्यूस करंट कहेंगे। तो बच्चों अब ये आएगा, क्यों आएगा, जब फ्लक्स बदले। किसके साथ बदलेगा, अभी भी सवाल है कि फ्लक्स बदलेगा, बदलेगा तो, लेकिन किसके साथ बदलेगा, तो फ्लक्स किसके साथ बदलना चाहिए, समय के साथ। अब अगर फ्लक्स समय के साथ बदलेगा तभी ये सब बात होगी। क्यों होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो यहाँ हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे जो टाइम पे डिपेंडेंट है। तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जैसा कि वेबर ने बताया था कि फाई बराबर क्या होगा, बी डॉट एस, चाहे तो बी डॉट एस लिखो, चाहे पूरा पूरा बी ए कास थीटा लिखो, क्योंकि फ्लक्स तो स्केलर ही है तो उसको वैसे ही लिखो। अब इस फ्लक्स में तीन चीज़ें हैं, वेबर ने बताया कि फ्लक्स में तीन चीज़ें हैं। एक है मैग्नेटिक फील्ड, एक है एरिया ऑफ द लूप, और दूसरा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस वेक्टर। मतलब एक तो इंडिपेंडेंट पैरामीटर बी है, दूसरा इंडिपेंडेंट पैरामीटर एरिया है, तीसरा इन दोनों के बीच का रिलेशन कास थीटा है। मतलब अगर दो है तो दोनों से एक तीसरी भी जनरेशन आती है, दोनों के प्रभाव, जो तीसरा कोई चीज़ और डिपेंड करने लगे कि दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है, तो वो एंगल पे डिपेंड करने लगा। तो अब हम यहाँ पे तीन चीज़ बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे, एरिया बोलेंगे, और उसके बीच का एंगल बोलेंगे। तो बच्चों ये तीन चीज़ें हैं। अब तीनों में तीनों बदल सकती है, तीनों में एक बदल सकती है, दो बदल सकती है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स का बदलना आ जाएगा। तो फ्लक्स का बदलना आ जाएगा। और वेबर और लेंज लॉ कल आपने पढ़ा था, ई बराबर क्या होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। और अगर हम यहाँ पे इंड्यूस्ड वर्ड यूज़ कर लें, कर लो, इंड्यूस ईएमएफ यूज़ कर लो, तो माइनस साइन लगाने से बच जाओगे। माइनस साइन वैसे भी अच्छा नहीं लगता किसी को, तो हम क्यों लिखें माइनस साइन। तो डी बाई डी टी फाई का मान होगा बी ए कॉस थीटा। अब बच्चों देखो, अब इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मैंने कहा कि ए कॉस थीटा डी बी बाई डी टी हो गया, पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, हाँ बी कॉस थीटा हो जाएगा, डी ए अपान डी टी हो जाएगा। और तीसरा एक और पॉसिबिलिटी है कि ए बी के साथ डी बाई डी टी कॉस थीटा आ जाए। अब देखो ये तीन चीज़ें हैं। अब ये जो ईएमएफ हमने निकाला है, ई का मान जो निकाला है, इंड्यूस ईएमएफ जो निकाला है, माइनस साइन केवल डायरेक्शन होता है, माइनस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम समझ के अपना साइन लगा लेंगे। अब बच्चों इसमें ये जो ये वाला लास्ट वाला है, ये वाला, जब ये एंगल बदलेगा तब ईएमएफ आएगा। तो
तो एंगल जब बदलेगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, AC कहेंगे। अच्छा, AC क्यों कहा, AC कहने का रीज़न क्या है? अगर मान लो कोई पूछे कि आपने इसे AC कहा, उसे AC क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए भाई AC कहा क्योंकि ये पीरियाडिक फंक्शन है। कास कौन सा फंक्शन है? पीरियाडिक। और अगर कोई पीरियाडिक फंक्शन बदल रहा है तो पीरियाडिक फंक्शन बदल के क्या करेगा, बदल के जहाँ से चलेगा वहीं तो आएगा। पीरियाडिक का मतलब क्या होता है? अगर ये पंखा घूम रहा है और ये पीरियाडिक मोशन है तो क्या कर रहा होगा, ये एक ही जगह बार बार आ रहा होगा, एक ही जगह बार बार आ रहा होगा। हाँ, एक ही जगह बार बार आ रहा होगा, तभी तो पीरियाडिक है। अगर यहाँ पे कास है, साइन है, साइन और कास है, या उसका डिफरेंशिएशन से ही साइन और कास आ रहा है, तो वो पीरियाडिक फंक्शन है। और पीरियाडिक फंक्शन वो होता है जो समय के साथ बदलता है और फिर समय के साथ अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ भी जाता है, उसे क्या कहते हैं? पीरियाडिक। जैसे हर मौसम में, जैसे मान लो कि हम समय के साथ बदलते हैं लेकिन फिर समय के साथ हम अपने इनिशियल कंडीशन में आ भी जाते हैं, ये पीरियाडिक है। और अगर वो पीरियाडिक है बदलने वाला, तो बदलने को क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग। इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग नाम रखवाने का श्रेय किसको जाता है? इस पीरियाडिक फंक्शन को जाता है। अगर ये कास नहीं होता या साइन नहीं होता तो हम कभी पीरियाडिक नहीं कहते और फिर कभी उसका नाम अल्टरनेटिंग नहीं लेते। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? A फॉर अल्टरनेटिंग, बदलने वाला, और C फॉर करंट नहीं, कंपोनेंट। यहाँ ये करंट है, ये तो कंपोनेंट है। A माने अल्टरनेटिंग, C माने कंपोनेंट। तो ये अल्टरनेटिंग कंपोनेंट है, इसका असली नाम है अल्टरनेटिंग कंपोनेंट। इसीलिए AC लोग कहते हैं, AC करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग कंपोनेंट वाला करंट कहते हैं। तो ये अल्टरनेटिंग कंपोनेंट है। अब उसे हम बाद में ही पढ़ेंगे। अभी हम जो ले रहे हैं उसमें ये ले रहे हैं कि ये cos थीटा फिक्स होगा, यहाँ का cos थीटा फिक्स होगा, और ये केवल किसके साथ बदलेगा? फील्ड के साथ। ये केवल किसके साथ बदलेगा? एरिया के साथ। और यहाँ पे ना तो फील्ड बदलेगा ना तो एरिया बदलेगा, और यहाँ पे फील्ड और एरिया बदलेगा, तो दो अलग अलग केस हो गया। अब बच्चों, फील्ड बदलेगा और एरिया बदलेगा, तो मेरे को आज जो पढ़ना है इन दोनों को पढ़ना है। तो हम पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे। किसी को पहले पढ़ लो, कल मैंने शायद इधर से शुरू कर दिया था, अब समय बदला ना तो आज इधर से शुरू कर दिया। अब मान लिया कि आपने उसे पढ़ लिया है। अब ये EMF हो गया A cos थीटा dB/dt। जब बच्चों इंड्यूस EMF आ जाएगा तब आपको इंड्यूस करंट निकालनी होगी, इंड्यूस करंट निकालनी होगी। और इंड्यूस करंट का मान E/R कर देना। रेजिस्टेंस दिया रहेगा, आई जाएगा, आई बराबर क्या जाएगा? E/R आ जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर आता है, कभी ज़रूरत पड़े, कभी पेपर में टीचर पूछ लें तो इंड्यूस चार्ज भी आप निकाल सकते हो। अब इंड्यूस चार्ज अगर निकालना है तो Q बराबर आपको लिखना पड़ेगा I × dt। चार्ज तो ऐसे निकालोगे, क्योंकि चार्ज निकालना है तो करंट अगर आ गया तो कितने समय तक करंट फ्लो किया, I × t करोगे। अगर कांस्टेंट करंट होगा तो × t कर देना। लेकिन अगर कांस्टेंट मान लो करंट नहीं आया, करंट वेरिएबल है, तब क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे। इसलिए हम इंटीग्रेशन जब लिखते हैं तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंटीग्रेशन नाम आ जाता है कि सब छोटे छोटे पार्ट में भी निकाल के सबको सम कर लेना, तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। अब I बराबर क्या लिखोगे? E/R dt लिखोगे। अब बच्चों, इंड्यूस चार्ज की बातें चल रही हैं और E का मान आपको लिखना है 1/R। बाहर करोगे तो आप लिखोगे -d∅/dt × dt। देखो, जब मैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मैं उसका साइन यूज़ कर ले रहा हूँ। कल आप लोगों ने पढ़ा था टेस्ला कॉयल। जब उसमें मैंने टेस्ला कॉयल का कैलकुलेशन शुरू किया था
तो आप देखिए उसमें मैंने माइनस साइन यूज़ कर लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, और उसकी वैल्यू मैंने लिखा था -A/dl इंटू dV/dt। माइनस साइन देखो उसमें लगाया है, तभी जाके सही हुआ था। तो जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आइन साइन जो भी आया है लगा के भूल जाओ, अपने आप वैल्यू सही कर देगा वो। तो यहाँ पे मैं माइनस साइन लगा चुका हूँ अब। और बच्चों अब आप लिखोगे 1/r, dt से dt काट दो, काट दिया जाए। मतलब टाइम से कोई मतलब नहीं है, अब यहाँ पे टाइम से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये समझ तो आ गया, टाइम तो कट गया, अब केवल फ्लक्स से मतलब है। और आप यहाँ पे लिखोगे फ्लक्स बदल रहा है, तो φ1 से φ2 हो गया और -d∅, कि -d∅ हो गया। अब बच्चों इंटीग्रेशन करोगे, माइनस हटा दो, लोअर लिमिट अपर लिमिट की कहानी बदल दो, और क्या, तो फ्लक्स क्या आया, φ1 -φ2 अपान r, ये आपको मिल गया इंड्यूस चार्ज, Q का मान आ गया। इसका मतलब चार्ज किस पे डिपेंड करेगा कि फ्लक्स कितना बदला, कितने समय में बदला, इससे कोई मतलब नहीं है। चार्ज का फ्लो निकालना है, चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो फ्लक्स को डिफरेंस कर देना, पहले कितना फ्लक्स था और बाद में कितना फ्लक्स है उसको माइनस करके डिवाइडेड बाय r कर देना। बच्चों ये नीट वाले बच्चों से 2-3 बार पूछा जा चुका है कि इंड्यूस चार्ज क्या होगा, पढ़ के जाते हैं वो दोनों और पूछ लेता है तीसरा वाला। इसी में गड़बड़ा जाते हैं बच्चे कि यहाँ पे पढ़े थे, कुछ आ गया कुछ। अब तीनों पढ़ के जब पूरा पढ़ के जाओगे तो फिर आएगा तो उसी में से ना। तो तैयारी तो पूरी करके जाओ, आधी अधूरी तैयारी करके जिला जीतने जा रहे हो, पूरी तैयारी करके जाओ। तो डेल्टा फाई अपान r भी लिख सकते हैं, और इसको मैंने माड लगा दिया, चार्ज की वैल्यू माड में कर दिया। आपको ज़रूरत पड़ेगा तो यूज़ कर लेंगे। अब बच्चों तीनों कैलकुलेशन तो मैंने कर ली, जो जो हमें काम करनी है। आगे बढ़ाऊँ अब एक सवाल लेते हैं। एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एक मैंने लूप ले लिया, बच्चों रुको जरा, देखो इस जोन में मैग्नेटिक फील्ड मैंने डेवलप किया है, और बच्चों लोग यहाँ पे एक लूप है ये वाला, और एक लूप है ये वाला। दो लूप है, दोनों का रेडियस अलग अलग है। ये तार इधर से मैं चलाया और इसको घुमा के इधर कर दिया, और इधर से लाके इधर लगा दिया। अब ये दो लूप हो गए, तार एक ही है और मैंने दो लूप बना दिया। इसका रेडियस दे दिया जाए 2 मीटर है, इसका रेडियस दे दिया जाए 1 मीटर है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना B का मान मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, जगह तो है, लिख दिया जाए। B बराबर मैंने बच्चों लिखा है, या अलग से लिखूँगा, छोड़ो, यहाँ पे ऐसे रहने दो। अब देखो आपको इन्फॉर्मेशन 2 चीज़ दिया है, लिखा है कि फॉर मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में, और ये B का मान दिया है मान लो 2t + 4, और टाइम दिया है सेकंड में।
तो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है और टाइम के साथ इंक्रीजिंग है, 2t+4 लिखा है, मतलब बढ़ रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पेपर में दिखाया जा रहा है। अब लिखा है कि इफ़ रेजिस्टेंस ऐसा लिखो, फाइंड करंट इन लूप ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम पर मीटर। बस क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आप देखिए, इसमें कोई बैटरी तो नहीं लगाई है मैंने, लेकिन मेरा सवाल क्या है, करंट निकालना। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं बदल रहा हो और उसमें लूप को क्लोज करके रख दिया जाए तो करंट उसमें अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ पे यही सवाल पूछा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है और ये लूप रखा गया है तो इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी। तो सवाल है कि फाइंड करंट इन लूप ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम पर मीटर। अब ये सवाल कैसे लगाया जाए, अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। बच्चों, क्वेश्चन पहला सवाल मैं खुद कर रहा हूँ और आप ध्यान से चीज़ों को देखते जाएं। आपका काम आज यही है कि देखना है और सही से समझना है। आप इस लूप नंबर 1 को पहले देखो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है और ये सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है तो वो बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब जो प्राइमरी लाइन है वो बढ़ रही है। प्राइमरी लाइन बढ़ रही है, किधर बढ़ रही है? अंदर की तरफ। तो ये मैग्नेटिक इनर्शिया क्या है कि वो बढ़ने देगा, वो बढ़ने का अपोज करेगा। अगर बढ़ने का अपोज करेगा तो उस अपोज करने के लिए अपने पास से उसे मैग्नेटिक लाइन जनरेट करना पड़ेगा। तो अपने पास से जब मैग्नेटिक लाइन वो लूप जनरेट करेगी तो किधर जनरेट करेगी? इसके बढ़ने को रोकना है। तो बढ़ने को रोकना है तो इनवर्ड में बढ़ रही है, तो उस इनवर्ड में बढ़ने को कैंसिल करें और कैंसिल करने के लिए फिर सेकेंडरी लाइन जनरेट होगी, सेकेंडरी लाइन। और सेकेंडरी लाइन कौन सी होगी बच्चों? ये वाली होगी। अब हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हुआ? ये हुआ। इसकी वजह से मैंने ये जाना। अब सेकेंडरी लाइन यहाँ पे भी होगी और सेकेंडरी लाइन इसमें भी होगी। अब सेकेंडरी लाइन दोनों जगह हो गया और दोनों सेकेंडरी लाइन वाला जो बात है वो मेरे काम की बात है। अब बच्चों ये बताओ, अगर सेकेंडरी लाइन बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है, ऐसे बाहर की तरफ है, तो ये बाहर की तरफ सेकेंडरी लाइन आई तो उसके पहले, सेकेंडरी लाइन तो बाद में आई, उसके पहले करंट आया होगा, उसके और पहले बैटरी बना होगा, उसके और पहले इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा। ये तो कल पढ़ा था। तो सेकेंडरी लाइन तो बाद की घटना है, उसके थोड़ा पहले करंट आया होगा। तो करंट कैसे आ रहा होगा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? कौन वाइज? ये क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी देखना नहीं आता, ऐसे घूमेगा ना। एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे बैटरी बनी होगी और बैटरी जब बनी होगी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने के लिए बैटरी को ऐसे बनना पड़ेगा। बताओ, ऐसे बनना पड़ेगा कि नहीं? तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो देखो ये बैटरी बन के तैयार हो गई और ये बैटरी इंड्यूस ईएमएफ यही है। अब हमें ये पता करना है कि इस ईएमएफ E1 का मान क्या है। तो बच्चों E1 की वैल्यू क्या होगा, इसको लिखेंगे यहाँ पर। E1 बराबर आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है एरिया और dB/dt और उसमें cos थीटा भी लिखा था। ये थीटा क्या होता है? एरिया और फील्ड के बीच का एंगल। अब एरिया भी इधर ही है और फील्ड भी इधर ही है, तो थीटा क्या हो गया? 0 हो गया। इसलिए cos 0 का मतलब 1 है। उसे चाहे तो ना लिखें आप।
अब a इंटू अगर यहाँ पे लिखना हो तो cos 0 लिखो, पर इसको cos 0 1 है, ज़रूरत नहीं है लिखने का, लिख दिया है एक बार। अब आगे बढ़ो, a और d अपान डी टी। बच्चों b का मान ज़रा बताओ कापी में देख के। हाँ 2t प्लस 4। एरिया का मान बताओ पाई आर स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करो 2 हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 8 पाई वोल्ट। ये एक बैटरी बन के तैयार हो गई। E1 का मान कितना आ गया? 8 पाई वोल्ट। आपके एग्ज़ाम में बस इतना ही सवाल आता है जितना लिखा हुआ है। पेपर बस इतना ही क्वेश्चन टीचर पूछते हैं पेपर में कि एक लूप दे देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बदल देते हैं और बोलते हैं कि बताओ ये लूप कितने वोल्ट की बैटरी बनी। बड़ी बात है कि बहुत छोटी बात है, यही बहुत छोटी बात है। और 4-4 नंबर के सवाल 3-3 सवाल दे देता है। अब ये 8 पाई वोल्ट यहाँ पे बन के तैयार हो गया। बच्चों ऐसे इधर बताना है, इसमें भी करंट किधर फ्लो करेगी, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बनेगी तो बच्चों बैटरी भी यहाँ भी बन जाएगी, और अगर यहाँ बैटरी बनेगा तो EMF E2 कितना होगा, अब उसे निकालेंगे। अब E2 का मान निकालना, चलो बताना शुरू करो, ऐसे बताना। एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई 1 स्क्वायर, और d अपान डी टी। बच्चों b का मान एक बार लिख लेना चाहिए 2t प्लस 4, और इसके बाद कैलकुलेशन कर लेना चाहिए 2 पाई वोल्ट। अब आपको डायरेक्शन माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइनस साइन का केस आपने डायरेक्शन बैटरी में लगा चुके हैं। वो बैटरी सेकेंडरी लाइन आना ही माइनस को समाप्त कर देना है। जैसे सेकेंडरी लाइन आई वैसे ही माइनस का प्रभाव ख़त्म हो गया। मतलब माइनस का मतलब यही था कि कोई दूसरी लाइन जनरेट होगी। अब बच्चों यहाँ पे E1 और E2 आ गया। अब लूप तो एक ही है। अगर लूप एक ही है तो बैटरी तो अलग अलग हो सकती है, क्या दोनों में करंट भी अलग अलग हो सकती है? बोलो, बैटरी तो अलग अलग हो सकती है, क्या करंट अलग अलग होगी कि एक ही करंट होगी? एक ही करंट होगी। अब अगर एक ही करंट है तो I का मान लिखना पड़ेगा। I बराबर क्या लिखोगे? E इक्विवेलेंट। अब ये कैपिटल ई मत लिखना, स्मॉल ही लिखना। E इक्विवेलेंट अपान R, स्मॉल r कैपिटल R कोई भी लिख सकते हो, चलो R ही लिख दो। R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट अपान R इक्विवेलेंट। क्यों R इक्विवेलेंट भाई? 2 लूप है ना, तो 2 रेजिस्टेंस भी है, 2 बैटरी है, 2 लूप है। अब E इक्विवेलेंट बताओ, दोनों प्लस होगा कि माइनस होगा? E1 प्लस E2 होगा कि E1 माइनस E2 होगा? करंट चलते हुए जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और ये इधर चलाएगा, ये इधर चलाएगा। लो, दोनों आपस में टक्कर कर दिए, प्लस से प्लस मिल गया। प्लस से माइनस मिला होता तो भला हो जाता, जुड़ जाता। अब प्लस से प्लस मिल गया तो क्या हुआ? घट गया। तो E1 प्लस हुआ कि E1 माइनस हुआ? ये अपना करंट इधर फ्लो कराएगा, ये अपना इधर, तो दोनों करंट लड़ रहे हैं कि नहीं? लड़ रहे हैं तो बढ़ेंगे कि घटेंगे? लड़ाई में कोई बड़ाई होती है? लड़ाई में हरदम छोटाई होती है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे E1 प्लस E2 माने E1 माइनस E2 हो गया। और रेजिस्टेंस कभी माइनस नहीं होता, रेजिस्टेंस तो जुड़ता ही जुड़ता है। अब रेजिस्टेंस जब आप निकालोगे तो इसमें लिखा हुआ था 1 ओम पर मीटर। 1 ओम नहीं लिखा था, 1 ओम पर मीटर। तो कितना मीटर है उतना ओम हो जाएगा। अब इसका कितना मीटर है बच्चों? ये पहला वाला लूप 2 पाई R। तो यहाँ पहला वाले में क्या लिखोगे? 2 पाई इंटू 2। देखो अब इसमें स्मॉल r जो है इसको हम मिटाएंगे और कैपिटल R लिखेंगे, कैपिटल R लिखेंगे। अब कैपिटल R में 2 रजिस्टर है, एक ये है, तो 2 पाई R इंटू 1 पहला वाला हो गया। अब दूसरा आप बता दो, 2 पाई R का मान 1 इंटू 1, बाद में 1 क्यों मल्टीप्लाई किया? हाँ, मैं पूछ रहा क्यों मल्टीप्लाई किया? बोले आपका मन चाहे जो कर दो।
अरे दिया है ना रेजिस्टेंस 1 ओम पर मीटर, इसलिए कर दिया। अब आई बराबर बच्चों चलो E1 माइनस E2 बता दो, वैल्यू डायरेक्ट बता दो। 8 पाई माइनस 2 पाई माने 6 पाई, और इसको दोनों को सम कर दो तो 4 पाई ये और 2 पाई ये, 6 पाई बराबर कितना करंट आया? आंसर हो गया। अब बताइए इस सवाल को लगा लेंगे। अब चाहे मैं एक सवाल दूं, चाहे दिन भर यही देता रहूं, काम तो इतना ही करना है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सवाल लिखने की तैयारी कर लें। हाँ, क्या चीज़? करंट का डायरेक्शन जो आता है, इंड्यूस करंट आएगा जो सेकेंडरी लाइन है उसका करंट। प्राइमरी तो मैग्नेटिक फील्ड हमने डेवलप किया है, उससे ये फील्ड आई, सेकेंडरी लाइन आई। अब सेकेंडरी लाइन अगर इधर आई तो इधर क्यों आई? करंट फ्लो किया होगा तभी तो मैग्नेटिक लाइन आई होगी। मैग्नेटिक लाइन कैसे आई होगी? बिना करंट के तो नहीं आई होगी। अब इसका करंट ऐसे फ्लो किया होगा तभी ये लाइन आई होगी। तो ऐसे जब फ्लो किया होगा तो बिना बैटरी का तो करंट फ्लो नहीं किया होगा, तो बैटरी का डायरेक्शन बनाया। जब बैटरी का डायरेक्शन आ गया, इसका आ गया, तो नेट ई में नेट आर से डिवाइड कर दिया तो वो वाली करंट आ गई जिसने सेकेंडरी लाइन को लाया। समझ आया? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंड्यूस करंट बोल रहे हैं, उसका नाम इंड्यूस है। इंड्यूस का मतलब प्राइमरी के लिए नहीं है, प्राइमरी के लिए तो मेन करंट बोलेंगे। इंड्यूस किसके लिए बोलेंगे? सेकेंडरी लाइन के लिए बोलेंगे। सेकेंडरी लाइन को देखकर तब करंट को डिसाइड करेंगे। अभी समझ आया? हाँ, ये बहुत पहले ही समझ में आना चाहिए, मतलब इसके पहले की सर्किट बहुत बड़ा सर्किट फॉल्ट है। अब ध्यान रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट। बच्चा लोग दूसरा सवाल देखो। ये दूसरा सवाल जो है वही सवाल है जो कल मैंने आपको दिया था, घर पे लगा लेना, क्योंकि हमने दो ही क्वेश्चन तो यहाँ पे जनरेट ही किया है। एक में मैंने कहा है कि एरिया बदलेगा और एक में मैंने कहा है फील्ड बदलेगा। दो ही तो सवाल है, कितना छोटा चैप्टर है। दो सवाल, सिर्फ दो सवाल। एक एरिया बदलेगा और एक फील्ड बदलेगा। फील्ड बदलने का काम हो गया तमाम। ऐसे ही वो सवाल चाहे जितना बनेगा उतना ही। अब दूसरा आ गया एरिया बदलने का काम। अब देखो एरिया बदलना है। देखो समझो कि फिजिक्स कितना आसान है, बातें छोटी छोटी ही हैं, बस समझना होता है। इसको समझ